नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमटी में। मैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले की वीडियो देखें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तभी ये पढ़ाई आपको समझ में आएगी। नहीं तो आप जैसे बाकी चैनलों का बस डायरेक्ट पढ़ाई में लग जाते हैं ना, वो मत कीजिएगा। पहले पढ़ाई से पहले के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, जो गलतियाँ होती हैं जो हम ना करें। पहले कृपया करके आप पिछली मेरी वीडियो देख लें ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, तब इस पर आएंगे। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज स्टार्ट होगी उसका नाम है एग्जाम क्रैकर सीरीज। तो एग्जाम क्रैकर सीरीज में मैं पॉलिटी 20-22 दिन का टारगेट लेके चलेंगे कि इसको ख़त्म करें। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छे से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, तो उसका हम पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं अधिनियम, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत है हमें पढ़नी, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। रटेंगे नहीं, समझेंगे, भूमिका समझेंगे, क्योंकि पॉलिटी में सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कतई रटने वाली चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, बहुत तन्मयता के साथ करेंगे। और जो इस समय आप गलती करेंगे वो, उसके लिए मैं आपको आगाह कर दूं, पहले तो क्या, वीडियो को आप सुनते ही समय तुरंत लिखने मत बैठ जाना, है ना, ये कतई मत करना। कॉन्सेंट्रेस, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपकी पहली वीडियो में बिल्कुल होना चाहिए। आप कॉपी पेन बिल्कुल अलग रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ हेडफोन लगाएंगे या फिर आप जैसे भी सुनते हो वैसे लगा के वीडियो को सिर्फ समझेंगे। मैं जैसा जैसा एक एक शब्द मेरा समझने की कोशिश करेंगे, दूसरी बार जब देखेंगे उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। ये गलती कतई मत करना। ठीक है, कि आपने वीडियो चल रही, रोका फिर लिखने लगे, रोका फिर, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन भंग होता है। मैं ऐसी गलती मैं भी करती थी, लेकिन अब नहीं करती। पहली बार में मैं वीडियो पूरी समझती हूँ, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तब जाके दूसरे में मैं लिखती हूँ। तो आप भी वही करेंगे। ये छोटी छोटी मैं इसीलिए आपको गाइड कर रही हूँ कि आप जो छोटी छोटी गलतियाँ वो ना करें। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़े रहेंगे, खूब सारा प्यार देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और एग्ज़ाम क्रैकर ज्योग्राफी सीरीज़ भी अभी मीरा मैम पढ़ाना स्टार्ट करेंगी, वर्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो अब जब वो पढ़ाएंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, सारे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं। तो बस मैं वही कहूँगी, जितना बता रहे हैं उतना करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। और जो नए हैं वो पिछली वीडियो देखें, तब इस वीडियो को समझें। तो हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, चूंकि मैं डायरेक्ट टॉपिक पे इसलिए नहीं आई, सोचा आपको पहले एक बार बता दें। ठीक है, आप टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो हम अपना पहला टॉपिक जो है वो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है, ठीक है, तो कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। अच्छा, हमको भारत का संवैधानिक, हम डायरेक्ट संविधान सभा से, सामान्यतः लोग संविधान सभा या फिर ये जो अधिनियम हो से उससे शुरू करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन हमें लग रहा है पॉलिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पॉलिटी को कनेक्ट करते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमको चीज़ें समझ में भी आएंगी, इंटरेस्ट भी जागेगा, है ना। तो हम बस वही भारत के संवैधानिक विकास में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, एक तो हमारा जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, भारत का, आप लोग अपनी कॉपी में अच्छा अच्छा लिखेंगे, मैं इसका नोट्स भेज दूंगी। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो इसमें हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, इसकी वजह एक यही है कि देखिए, भारत पहले हमें पता था कि हम 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक कंपनी आई थी भारत में। ठीक है, ये ब्रिटेन ने इसको परमिशन दी थी कि ठीक है आप भारत जाइए। तब तक ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तब तक भारत में, इससे पहले जब तक ये नहीं आई थी, इससे पहले भारत में क्या, अपने राजा और ये सब हुआ करते थे, वो अपना शासन चलाते थे। ठीक है, चूँकि हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ने जा रहे हैं तो हम अंग्रेज़ों से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। तो हम भारत का संवैधानिक विकास की जो नींव भी पड़ी ना, वो अंग्रेज़ों के आने की वजह से पड़ी। अगर सपोज करो ये अंग्रेज़ नहीं होते तो जैसे पहले शासन चल रहा था वैसे ही चलता रहता, है ना, क्योंकि इतना बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होने की वजह एक यही है कि भारत में जब पहली बार अंग्रेज़ आए, जो कंपनी के रूप में अंग्रेज़ जो आए थे, वो 1600 ईस्वी में आए। तो हम वही पढ़ेंगे कि 1600 ईस्वी में, कि 1600 ईस्वी में कंपनी आई, है ना। उसके बाद ऐसा क्या क्या हुआ, क्योंकि एकदम से देखिए, एकदम से ब्रिटेन ने राज नहीं किया, पहले ये अप्रत्यक्ष रूप से था, ये अप्रत्यक्ष रूप से था।
आपको पता होगा ब्रिटेन ने प्रत्यक्ष रूप से 1858 जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद से ही ब्रिटेन ने प्रत्यक्ष रूप से किया था। तो हम 1600 ईस्वी में जो इसे स्टार्ट करेंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से है। तो ये चीज़ें बड़ी कंफर्म हैं, बड़ा साफ इनको समझ लीजिएगा। यहाँ जब कंपनी आई है वो कंपनी के रूप में अंग्रेज आए हुए हैं, वो भी मतलब डायरेक्ट ब्रिटेन का हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी आई थी उसमें खुद जो एलिजाबेथ थी वो खुद उस कंपनी में एक शेयर धारक के रूप में थी, है ना। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो सबसे पहले कंपनी आई, कंपनी ने बहुत सी चीज़ें भारत में ऐसी चीज़ें की जो भारत को एक तरीके से लूटा, सारी चीज़ें हुई। फिर जब कंपनी ने लूटा और कंपनी ने लूट से भारत को बहुत सारा पैसा दिया, तो कंपनी ने लूटा और बहुत सारा पैसा ब्रिटेन को दिया। तो ब्रिटेन की सरकार की फिर नज़र पड़ी क्यों ना हम कंपनी को ही हटा दें और खुद आ जाए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे 1600 जैसे 1773 को जो एक्ट है ना, इसमें धीरे धीरे कंपनी जो ब्रिटेन वाले हैं वो कंपनी पे रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। और वो रेगुलेट करते करते ऐसे करते हैं कि 1858 में कंपनी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और खुद अपने हाथों में सत्ता ले लेते हैं। कोशिश रहेगी कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझें और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी लिखने मत बैठ जाइएगा। मैंने क्या समझाया कि 1600 और एक 1858 है ना, ये दो तरीके हैं। इसमें जो कंपनी है वो शासन कर रही है, इसमें क्या है, इसमें ब्रिटेन डायरेक्ट शासन कर रहा है। ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। फिर इसमें मैंने बताया जब बहुत सारा पैसा मतलब कंपनी ने किनको दिया, ब्रिटेन को दिया, तो ब्रिटेन वालों की नज़र पैसे पे पड़ी और लालची ब्रिटेन वाले थे कि भारत बहुत सोने की चिड़िया है, सारी चीज़ें। तो कंपनी ने, ब्रिटेन ने सोचा क्यों ना धीरे धीरे कंपनी पर को रेगुलेट करना शुरू किया जाए। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कंपनी पे एक तरीके से रेगुलेट किया कंपनी को और फिर धीरे धीरे कंपनियों की शक्तियों को कम करते चले गए, ठीक है। फिर बाद में एक समय ऐसा आया कि ब्रिटेन को एक तरीके से रास्ता मिल गया 1858 के अधिनियम से कि ठीक है, आप कंपनी को हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि वहाँ की जनता ही नहीं चाहती है ना। फिर डायरेक्ट ब्रिटेन आते हैं, है ना। तो ना तो कंपनी हमारे लिए अच्छी थी ना ब्रिटेन, क्योंकि कंपनी ने भी हमको बहुत लूटा और ब्रिटेन ने भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए हम 1600 से पढ़ेंगे कि 1600 में जब कंपनी आई तो कंपनी ने कैसे कंपनी ने कैसे भारत में शासन चलाया, ठीक है, भारत में शासन चलाया, ठीक है। फिर बाद में हम इसी में धीरे धीरे आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने कैसे कंपनी को नियंत्रित किया और धीरे धीरे सारा शासन जो है कंपनी का ख़त्म करके अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। तो हम वही करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो कृपया करके आप बार बार मत कहलवाया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें। आपको जो ठीक लगता है, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए है, अच्छी लगी आपको, तो अपना ढेर सारा प्यार दिया करिए वीडियो को, ठीक है। थैंक यू। चलिए, तो इसके बाद हम अपने उस पे आते हैं, तो हम नोट्स पे आते हैं। तो हम नोट्स में यही पढ़ रहे थे कि भारत का संवैधानिक विकास जो है, कि भारत का संवैधानिक विकास में शुरुआत ही इनसे हुई कि 31 दिसंबर को भैया 1600 को कंपनी की स्थापना हुई। किसने की? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। कंपनी का जो नाम था पहले वो एडवेंचर नेविगेशन हुआ करता था, ठीक है। फिर बाद में कंपनी का नाम बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, क्योंकि ये सब ब्रिटेन में चीज़ें हो रही थी, है ना। तो उस समय हमारे यहाँ भारत में जो शासक था वो कौन था? वो अकबर था, ठीक है। अकबर के समय आई नहीं है कंपनी भारत में, कंपनी आई किसके समय है? जहांगीर के समय। तो ये चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लेना। अकबर के जब कंपनी का गठन हुआ 31 दिसंबर 2016 को, तो अकबर के समय ये गठन हुआ, है ना। भारत में अकबर का शासन हुआ करता था। फिर जब कंपनी भारत में, जिस दिन कंपनी आती है उस समय जहांगीर के काल में भारत में व्यापार करने आती है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। मैं केवल इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वही आपको समझाऊंगी, बाकी आप लिख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। फिर तो चलिए कंपनी आ गई, है ना। कंपनी जब आने से पहले, क्योंकि भाई कंपनी आ चुकी थी, फिर कंपनी ने क्या किया, कंपनी को लगा कि, क्योंकि आपने देखा होगा सिराजुद्दौला के टाइम से थोड़ा सा कंपनी की और क्या कहते हैं, कंपनी की बहुत जो अनबने थी वो सामने आ गई थी, है ना। कंपनी चाहती थी कि इन्हें खूब सारी छूट मिले, सब कुछ मिले, है ना, लेकिन वहाँ के जो शासक थे जैसे सिराजुद्दौला कतई नहीं चाहता, तो वो कंपनी की चाल समझ गया था। तो उसी क्रम में सिराजुद्दौला के टाइम पे ही एक युद्ध हुआ था, आप जानते होंगे, प्लासी का युद्ध, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हुई
तो इसमें क्या हुआ, कंपनी, इनको लिख लीजिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल का नवाब जो था। फिर बांडीवास का युद्ध हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी उस समय हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो भारत कभी, वो ब्रिटेन वाले या कंपनी कभी नहीं चाहती थी, कंपनी की बात करेंगे, ब्रिटेन का नाम बार बार लूँगी तो आप परेशान हो जाएंगे, है ना। जब ब्रिटेन का नाम लूँगी तब आप समझना प्योर ब्रिटेन की बात हो रही है, अभी कंपनी की बात हो रही है। तो कंपनी की फ्रांसीसियों से नहीं बनती थी, क्योंकि फ्रांसीसी और भारत जो थे वो अच्छे मित्र थे, है ना। तो इसीलिए कंपनी ने फ्रांसीसियों को भी ख़त्म करने का काम किया। वो कब, किससे ख़त्म किया, 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था, उसमें भारत को यहाँ से ख़त्म कर दिया, ताकि भारत को कोई बाहरी शक्ति से सहायता ना मिल पाए। ठीक है, इधर क्या हुआ, भारत के ही लोगों को मिला लिया। ठीक है, फिर सबसे निर्णायक युद्ध जिसको कहते हैं 23 अक्टूबर को हुआ था 64 में, जिसमें बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने गठबंधन किया था। उसमें हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में स्थितियां बिल्कुल बदल गई। कैसे, जब प्लासी का युद्ध कंपनी जीती थी तो अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ था। इस चीज़ को कतई बहुत अच्छे से समझ लेना कि जब प्लासी का युद्ध जीती थी कंपनी तो केवल अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ था। ठीक, लेकिन बक्सर का जब युद्ध जीत गई कंपनी तो भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजी सत्ता स्थापित होगी। यहाँ केवल शासन करना स्टार्ट किया था। जब पूर्ण रूप से विजय हुई बक्सर के युद्ध में तब इन्होंने डायरेक्टली अंग्रेजी सत्ता है या कंपनी की सत्ता है वो स्थापित हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, समझिएगा। अंग्रेजों को इसी सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने अनुकूल, है ना, इस कौन सी सत्ता जो उन्होंने स्थापित की थी कंपनी ने, इसी सत्ता को अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर विभिन्न अधिनियम बनाए गए, है ना। यही अधिनियम क्या थे, भारत का संवैधानिक विकास का क्रम बना या कारण बना, है ना, जिसको हम उस हिसाब से देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया भारत गठबंधन हुआ था बक्सर के युद्ध में, तो कौन कौन था, शुजाउद्दौला था, मीर कासिम था और शाह आलम फर्स्ट थे। ये तीनों मिलकर युद्ध किए थे, लेकिन तब भी बक्सर के युद्ध में नहीं हरा पाए कंपनी को, और फिर अंग्रेजी सत्ता स्थापित होगी और उसमें अंग्रेजी शासन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखिए, इसीलिए हम अब समझेंगे भारत का संवैधानिक विकास कितने चरणों में हुआ। एक तो कंपनी के चरण में हुआ है कि कंपनी ने 1773 से 53 तक किया। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वही ब्रिटिश क्राउन, मतलब डायरेक्ट ब्रिटेन ने 1858 से लास्ट 1935 या आप 1947 भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आज़ाद हो गया था तब पारित, तो इसलिए हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं। तो 1935 तक ये चीज़ समझ लेना। संवैधानिक विकास दो क्रम में हुआ है, कंपनी के टाइम पे कैसे और ब्रिटेन के टाइम पे कैसे। अब कंपनी के टाइम पे देखो, मैंने बताया था कि ब्रिटेन की नज़र थी कंपनी पे, तो ब्रिटेन ने कंपनी पे क्या किया, एक एक्ट लेके आए 1773, ठीक है, और 1784। ये दो जो एक्ट हैं जिनको रेगुलेटिंग और पिट्स इंडिया एक्ट जिसको कहते हैं, इसमें आप देखेंगे प्योर रूप से कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया। मतलब एक तरीके से कंपनी पे लगाम लगानी स्टार्ट की ब्रिटिश क्राउन ने। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने ही इनको परमिशन दी थी और यही इनसे परमिशन धीरे धीरे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये सत्ता अपने यहाँ लेने के लिए इन्होंने देखिए क्या खेल खेले। सबसे पहले प्योर कंपनी ने क्या किया, कंपनी पे दो जो अधिनियम थे वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे थे, 1773 और 1784। फिर ये क्या थे, ये वाले जो थे कंपनी पे भी थे, लेकिन साथ ही साथ भारत की जो जनता है उसके संदर्भ में भी ये बात करते हैं अधिनियम। लेकिन ये दो अधिनियम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम केवल ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल ये दो पढ़ेंगे ताकि आप लोग जुड़े रहें और समझते रहें, चीज़ें खिचड़ी ना बन जाएं। ठीक है, चलिए, तो पहला हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। चूँकि रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेट करना ही होता है, किसी को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। 1773 कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस अधिनियम को कहते हैं या किस वर्ष के अधिनियम, तो 1773 है ना, दिया हो गया। निम्न में से किसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, तो बहुत सारे डेट लिखे होंगे, तो ये 73 याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ भैया, पहली बार संसदीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित हुई। कैसे, ब्रिटेन की जो संसद थी उसने डायरेक्ट कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो पहली बार संसदीय व्यवस्था स्टार्ट हुई किस पे, कंपनी पे।
ठीक, ये बात याद रखना। फिर इसमें हुआ क्या, कैसे संसदीय व्यवस्था इन्होंने कैसे एक नियंत्रण रखा। अब आप दिमाग में हमेशा बनाए रखेंगे कि नियंत्रित करने के लिए क्या क्या किया। पहले तो किया इन्होंने, जो गवर्नर हुआ करते थे ये लोग अपने ही गवर्नर, मतलब जो कंपनी के शेयर धारक होते थे वो तय करते थे कौन गवर्नर बनेगा कौन नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले कंपनी पे को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, वहाँ का जो गवर्नर था उसको बड़ा बना दिया। उसको क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर बना दिया। ठीक, गवर्नर के साथ जनरल जोड़ दिया। गवर्नर के साथ इन्होंने क्या किया, गवर्नर को केवल बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और वो पहला व्यक्ति कौन था, जो वहाँ का गवर्नर था वही जनरल बना दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने। फिर अब सीधी सी बात, थोड़ा सा पद इनका बड़ा हो गया। आप देखेंगे कि भैया इनका थोड़ा सा पद बड़ा हो गया तो इनके लिए एक परिषद की ज़रूरत होगी। अब इसी से कनेक्ट करेंगे, एक जो परिषद की ज़रूरत होगी। तो परिषद जो थी वो 4 सदस्य हुआ करती थी। ठीक, एक परिषद है, वही तो लिखा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है परिषद। अब भाई बड़ा पद हो गया तो इसके लिए एक सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी इनको। भाई आज जब बड़ा घर बनाते हैं तो नौकर चाकर और थोड़ी सी संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अभी तक गवर्नर थे तब तक ठीक है, जब गवर्नर जनरल बना दिया, थोड़ा सा बड़ा पद दे दिया, तो क्या किया, अब भाई इनको परिषद की भी ज़रूरत होगी तो वो 4 सदस्य इन्होंने रख लिए। दूसरा क्या था, अब सीधी सी बात है, अब इसमें क्या है कि अब एक जो परिषद होगी इसमें 4 सदस्य होंगे, वही सारा निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और हुई थी, जो बम्बई और कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसियाँ होती थी, इन दोनों की जो सरकार होती थी उसको कलकत्ता सरकार के अधीन बना दिया। कैसे, क्योंकि भाई अब इसको गवर्नर जनरल बना दिया, बड़ा बना दिया, तो यहाँ की जो छोटी छोटी प्रेसिडेंसी बम्बई और मद्रास, इनको इसी के अंडर ला दिया कि अब ये इसके अधीन रहेंगे। फिर अब सीधी सी बात है, अब अधीन रहेगी तो अब कुछ बवाल हो सकते हैं, है ना। अब बवाल होंगे तो कहाँ जाएंगे लोग, तो जाने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक इस अधिनियम के तहत 74 में एक कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसमें 4 जज थे। ठीक है, सारे निर्णय बहुमत से होंगे, ये पता ही है। लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट था इसका क्षेत्राधिकार कितना था, है ना। तो क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा, याद रखेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, ये 3 जो थे, इन यहाँ तक ही इसका क्षेत्राधिकार था और बाकी कहीं नहीं था। ये एससी का क्षेत्राधिकार हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। तो भैया जो 4 जो थे वो याद रखिएगा। तो आपका एलिजा एम्पे तो प्रमुख वो थे, एलिजा एम्पे आपके प्रमुख मुख्य जो एक तरीके से जो न्यायाधीश थे वो थे। उसके बाकी के सदस्य ये हैं, चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर। ठीक, अब चलिए, आपको पहला पता है, कभी पूछ ले कि सेकंड कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ मतलब स्टार्टिंग के, तो वो कौन थे, रॉबर्ट्स चैम्बर्स थे। ठीक है, ये सेकंड के थे। पहले तो ये हो गए एलिजा एम्पे, तो दूसरे नंबर के ये हो गए। ठीक, उसके बाद क्या किया ये लेकिन एक इस एससी की एक जो विशेषता क्या थी, ये जितने भी व्यक्तिगत विधि हैं, जैसे मान लो हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिमों का लॉ हो गया, इन सब में ये कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिर्फ न्याय के क्षेत्र को देखेंगे, है ना। व्यक्तिगत विधि में कोई भी, जैसे इनकी जो भी व्यक्तिगत विधि रहेगी वो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ न्याय व्यवस्था देखेंगे वहाँ की। ठीक है, फिर दूसरा एक्ट हम पढ़ेंगे। इतना समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं है, एक बार चाहो तो रिकॉल कर लो। हमने क्या बताया, 1773 रिकॉल क्या कर लो, गवर्नर से जनरल जुड़ गया और वो कौन हो गए, हेस्टिंग्स हो गए। अब बड़ा पद जुड़ गया तो 4 परिषद की ज़रूरत होगी, वो जो 4 परिषद हैं। ठीक है, अब 4 जब परिषद हो गए तो आपने देखा कि हाँ 4 परिषद हो गए। अब बाकी अब ये बड़ा पद है तो सीधी सी बात, इसमें जो छोटे छोटे थे जैसे बॉम्बे हो गया और मद्रास हो गया, ये प्रेसिडेंसी इसी के अंतर्गत आने लगी। और जो मेन हो गया ये बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब भाई अब चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हो गई, अब बाकी की प्रेसिडेंसियाँ भी आ गई, तो अब भाई बवाल हो सकते हैं। तो बवाल निपटाने के लिए क्या करेंगे, 1774 में एक एससी की स्थापना करेंगे। फिर एससी की स्थापना करते हैं तो इसमें 3 ही क्षेत्र आते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों का वो देखेगा। और व्यक्तिगत जितने भी हैं उसमें ये कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिर्फ न्याय
का जो भी क्षेत्र है प्रशासन का है, केवल वो देखेंगे। इतनी बात समझ में आएगी और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट, तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया पीट दिया, पिट्स मतलब पीट दिया, इतना पीटा कि अलग हो गई, कहते हैं इतना पीटा कि हड्डी पसली एक मतलब अलग हो कर दी, है ना। हाथ पैर तोड़ दिया, हाथ जब टूट जाता है तो अलग हो जाता है, तो ऐसे ही पिट्स मतलब पीट दिया। तो पीट कर क्या कर दिया, दो काम अलग कर दिया। क्या क्या अलग कर दिया, राजनीतिक और आर्थिक काम जो हुआ करते थे कंपनी के वो अलग कर दिए। अब आप खुद सोचो, चलिए इसको बाद में देखते हैं। पहले तो इसमें यह कि ब्रिटिश जो संसद थी उसमें नॉर्थ ब्रुक उस समय वहाँ के समय पे ये लाया गया था। चूँकि यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका, यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था, ठीक है। इनकी सरकार चली गई थी नॉर्थ ब्रुक की। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आज तक का ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसकी वजह से ब्रिटेन में सत्ता बदल गई थी। तो एकमात्र पिट्स इंडिया एक्ट के समय ये एक पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय समस्या को लेकर ब्रिटेन में सत्ता बदली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि पीट के अलग कर दिया। अब पीट के अलग कैसे कर दिया भाई, पीटा तो चीज़ें बट गई, मतलब आधा आधा कर दिया। तो एक आर्थिक में चेंज कर दिया और एक राजनीतिक में चेंज कर दिया। अब आर्थिक में आप सोचो किसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी, पैसा ऐसे वाली व्यवस्था में हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है ना। तो वही, तो पैसों की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ 24 सदस्य हो गई और उसको डायरेक्ट करेंगे, वो पैसों को डायरेक्ट करेंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना। और जहाँ राजनीतिक या प्रशासन की व्यवस्था थी वहाँ आप देखेंगे, आप नॉर्मली भी देखते होंगे बैंक में आपको सारे कर्मचारी मिलेंगे। बैंक में भी आपको 1 2 3 कर्मचारी नहीं, अच्छे खासे कर्मचारी। वहीं आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, मुश्किल से 2 या 3 कर्मचारी होते हैं, वो भी काम चला लेते हैं। बैंक में काम नहीं चलता जनरली, ठीक है। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा सदस्य होंगे तो सीधी सी बात है 24 सदस्य, और ये क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जिसको निदेशक मंडल कहते हैं। दूसरा राजनीतिक और प्रशासनिक, तो ठीक है थोड़े बहुत सदस्य काम चल जाएगा, थोड़े बहुत कितने 6 सदस्य, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए समझ में आ गया। अगर सपोज कंफ्यूज भी हो जाओ तो आपको पता होगा पैसों वाले में ज़्यादा सदस्य मतलब 24, राजनीतिक या प्रशासन में कम सदस्य मतलब 6। इनको 2 भागों में बांट दिया इनके कामों को। क्योंकि इनके कामों को जब 2 भागों में बांट दिया तो एक तरीके से दोहरा प्रशासन हुआ कि नहीं हुआ, कि आर्थिक काम कोई और देख रहा है और राजनीतिक काम कोई और देख रहा है, इसी को दोहरा प्रशासन कहते हैं। लेकिन ये दोहरा प्रशासन किस प्रकार का हुआ वो और देख लेते हैं। और एक और चीज़ इसमें हुई, वो जो 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद में, उसमें एक सदस्य घटा दिया, जस्टिस के वाले में एक सदस्य कम कर दिया, तो 3 रह गए। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये दोहरा प्रशासन हो गया। उसके बाद 1793 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात आपसे फिर कहूँगी मैं कि चीज़ों को समझना, ठीक है, पहले खूब समझो, अच्छे से चीज़ों को रिलेट करो एक दूसरे की। अच्छा ये ऐसे हुई, मुझसे भी बेहतर सोचने की कोशिश करो, ठीक है। रिलेट किए करो फिर लिखो, ताकि लिखो तो एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। पहले खूब समझो, खूब रिलेट करो, लिखो। कोशिश ये करा करो एक वीडियो केवल सुना करो, एक वीडियो केवल सुना करो, दूसरे वीडियो में लिखा करो, है ना। जितना ज़्यादा पढ़ाई को वक्त दोगे उतना होगा। मैं अक्सर जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, मतलब मुझे अगर कोई टॉपिक भी देखना होता है यूट्यूब पर, मैं पहले वीडियो में सिर्फ सुनती हूँ, उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट, मतलब कोई बवाल नहीं, कॉपी किताब का कुछ नहीं, पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है। जब कॉपी किताब लेके बैठते हो तो बार बार रोकोगे फिर लिखोगे, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेट आपका भंग होता है। तो कोशिश करना स्पीड में करके पहले केवल सुनना और समझना, दूसरे वाले में लिखना, ठीक है। ये एक, तब आप इस बात को, अभी आपको शायद ये लग रहा हो कि हो सकता है मैडम अपने व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हो। भैया हमसे कोई लेना देना नहीं है व्यूज़ से, आते हैं तो अच्छी बात, नहीं आते हैं तो अच्छी बात, है ना। आएंगे तो मैं मोटिवेट होंगी, आगे के लिए इसको रन कराऊंगी, नहीं आएंगे तो कितना कर पाऊंगी, है ना, एक सीमा तक ही कर पाऊंगी। तो मैं वही कह रही हूँ, यू व्यू से लेना देना नहीं है, बात मैं वही कह रही हूँ, केवल कैसे करना है मैं आपको तरीके बता रही हूँ। पहले में सिर्फ कॉपी किताब नहीं लेके जाना, केवल सुनना है और खूब ध्यान से सुनना है, पूरा फोकस आपका सुनने पे हो और समझने पे हो। दूसरे में लिखना, दूसरे टर्म पे या दूसरे टाइम में जब करना तब लिखना, फिर आप देखेंगे आपको चीज़ें एक ही बार में याद हो रही हैं,
एक ही बार में चीज़ें, मात्र इतना एक बार करके देखना सिर्फ एक वीडियो में, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं ये बहुत सोच के बहुत एनालिसिस किया है मैंने, तब ये कह रही हूँ, ठीक है। बाकी वही आपसे लाइक्स कीजिए ढेर सारे, ठीक है, शेयर कीजिए कि जो बच्चे हैं जिनका सपना पूरा नहीं हो पाया, कुछ नंबरों से रुक जाता है, वो बच्चों को शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे से, एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।